नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए हैं। पुजारियों के वैदिक मंत्रोच्चार और श्रद्धालु के जयकारे के बीच बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। विधि विधान पूर्वक संपन्न हुए इस समारोह में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। बाबा केदारनाथ के मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था। गाजे बाजे और भक्तों के जयकारों के बीच कपाट खुलने का दृश्य अद्भुत था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वालों की भीड़ देखते ही बनती थी। इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। 2024 में बड़ी आपदा हमारे इस पूरे मार्ग में आई थी और उस आपदा के कारण से लगभग 35 दिनों तक यात्रा बाधित हुई थी। लेकिन बाबा की कृपा से विषम परिस्थितियों में हमारे सभी राज्य के जितने हमारे संगठन यहाँ काम करते हैं, जितनी एजेंसियां काम करती हैं, जितने विभाग काम करते हैं, सबने मिलकर, राज्य सरकार की भी एजेंसियों ने, भारत सरकार की एजेंसियों ने, हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोगों ने, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों ने, व्यापार सभा के लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमारी यात्रा फिर से सुचारू हुई। उसके बावजूद अगर चारों धामों में 35 दिन यात्रा कम होने के बाद 46 लाख तीर्थ यात्रियों ने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। श्रद्धालुगण है, तीर्थ यात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए इस बार हमने यात्रा का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। आप सबको पता है, पिछले वर्ष 2024 में बड़ी आपदा हमारे इस पूरे मार्ग में आई थी और उस आपदा के कारण से लगभग 35 दिनों तक यात्रा बाधित हुई थी। लेकिन बाबा की कृपा से विषम परिस्थितियों में हमारे सभी राज्य के जितने हमारे संगठन यहाँ काम करते हैं, जितनी एजेंसियां काम करती हैं, जितने विभाग काम करते हैं, सबने मिलकर, राज्य सरकार की भी एजेंसियों ने, भारत सरकार की एजेंसियों ने, हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोगों ने, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों ने, व्यापार सभा के लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमारी यात्रा फिर से सुचारू हुई। उसके बावजूद अगर चारों धामों में 35 दिन यात्रा कम होने के बाद 46 लाख तीर्थ यात्रियों ने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और ये यात्रा हमारी प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है और इस वर्ष हमको पूरी बाबा की कृपा से ये यात्रा अच्छी हो, इसके लिए समस्त विभागों की मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की गई है। सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं, यातायात व्यवस्था अच्छी हो, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था अच्छी हो। उसके लिए मैं ऋषिकेश जो यात्रा का पहला पड़ाव जहां से प्रारंभ होता है वहां पर मैं स्वयं गया हूं। लगातार हमने स्टेक होल्डरों के साथ भी बात की है। मैं हमारे जितने भी लोग इस यात्रा का संचालन करते हैं, हमारा प्रयास होगा कि यात्रा काल में लगातार उनके साथ हमारा संवाद बना रहे और मैंने सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया। यहाँ पर मुझे अभी विधायक आशा नौटियाल जी ने और अन्य लोगों ने बताया कुछ लोगों की यहाँ दुकानें यहाँ पर चलती हैं और सच में ये जो यात्रा का 6 माह का कालखंड होता है वो हमारे लिए पूरे इस राज्य के लिए भी, क्षेत्र के लिए भी, चार धाम यात्रा के मार्ग में अपना व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी, वो उनके लिए एक उनकी आजीविका का प्रमुख साधन होता है, एक तरह से लाइफ लाइन होती है। इस पर हमारे यहाँ की तमाम प्रकार की स्थानीय जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है। मैं प्रशासन के लोगों से भी ये कहूंगा कि निश्चित रूप से
सभी लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए। हमारा प्रयास होगा कि उन सभी को अवसर मिले, जिससे कि पूरे साल भर की उनकी यात्रा हो। वैसे तो हमने पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से एक नवाचार प्रारंभ किया है। शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से ऊखीमठ से ही बाबा का जो शीतकालीन प्रवास है, उस स्थान से हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर हमारी इस शीतकालीन यात्रा को भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की तरफ से और देश भर के श्रद्धालुओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और आपके विशेष सहयोग से और बाबा के आप अनन्य भक्त हैं और हम सभी जानते हैं 2013 में ये पूरा प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आपदा, भीषण आपदा आई थी और बाबा के अनन्य भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी को बाबा की कृपा से, देशवासियों के आशीर्वाद से 2014 में जब उनको देश का वो प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्री बनते ही यहाँ बाबा के नवनिर्माण का काम, पुनर्निर्माण का काम, इस पूरे परिसर का काम, पूरे इस आसपास के क्षेत्रों का काम तत्काल प्रारंभ हुआ और 2000 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं आज गतिमान है। और हम सब देख रहे हैं ये बाबा का परिसर पूरा भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। पूरी तरह से इसको मास्टर प्लान के तहत इसके विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। चारों तरफ से जिस प्रकार निर्माण कार्य हो रहे हैं, यहाँ पर निर्माण कार्य करना भी थोड़ा कठिन होता है क्योंकि 6 माह यहाँ पर काम नहीं हो पाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार केदारनाथ धाम की, हमारे बद्रीनाथ धाम की और 4 धामों पर होने वाले निर्माण कार्यों की लगातार समीक्षा करते। प्रत्येक दूसरे तीसरे मन उनकी स्वयं इसकी सेकरेट होती है और मैं जब भी उनसे भेंट करता हूँ तब तो हमेशा मुझे बाबा केदार के प्रांगण में हो रहे कामों की, विकास के कामों की हमेशा जानकारी देते हैं। राज्यपाल ने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पर अपनी मुहर लगा दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि देवभूमि में भूमि प्रबंधन और भू व्यवस्था एवं सुधार के लिए विधानसभा से पारित उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यपाल की मुहर लगने के साथ ही प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। सीएम धामी ने आगे लिखा कि इसी के साथ प्रदेश वासियों की जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरह रोक लग गई है। साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी तो आपको बता दें कि उद्योग जैसी जरूरत के लिए भी अन्य प्रदेशों के लोगों को निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के अनुसार ही जमीन मिल पाएगी। सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर रोकथाम लग सकेगी। भू कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश की सांस्कृतिक तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब सशक्त भू कानून लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसकी खुद जानकारी एक्स पोस्ट के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा है कि सीएम धामी ने बताया कि भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी और प्रदेश की सांस्कृतिक सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए सख्त भू कानून को मंजूरी प्रदान करने के लिए महामहिम राज्यपाल जी का बहुत बहुत उन्होंने आभार व्यक्त किया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। नए भू कानून में क्या कुछ खास रहा है? त्रिवेंद्र रावत सरकार के 2018 के सभी प्रावधान निरस्त किए गए।
हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर 11 जनपदों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर लैंड अब नहीं खरीद पाएंगे। पहाड़ों पर चकबंदी और बंदोबस्ती होगी। जमीनों की खरीदारी के लिए अब जिलाधिकारी नहीं दे पाएंगे अनुमति। प्रदेश में जमीन खरीद के लिए बनेगा पोर्टल। पोर्टल में राज्य के बाहर के लोगों की 1 इंच जमीन खरीद का भी अब जवाब होगा। जमीन खरीदने के लिए राज्य के बाहर के लोगों के लिए शपथ पत्र अनिवार्य होगा। सभी डीएम को नियमित रूप से राजस्व परिषद और शासन को सभी जमीनों की खरीद की रिपोर्ट देनी होगी। नगर निकाय सीमा के अंतर्गत जमीनों के तय भू उपयोग के अंतर्गत सभी जमीन का इस्तेमाल अगर नियमों से नहीं हुआ तो इसे सरकार में निहित किया जाएगा। तो चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नए भू कानून के लागू होने से राज्य की डेमोग्राफी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान कैसे मजबूत होगी? बिल्कुल तान्या, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो भू कानून है वो अब लागू हो चुका है, क्योंकि धामी सरकार का जो सशक्त भू कानून मंजूर हुआ है उसको राज्यपाल ने भी अपनी मोहर लगा दी है और त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में जो 2018 के सभी प्रावधान जो थे वो निरस्त कर दिए गए हैं। और देखा जाए तो जो भू कानून लगा है तो इससे कहना कि उत्तराखंड वासियों को काफी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जो माना जाता था कि भूमि की जो खरीद फरोख्त यहाँ पर बाहर के लोग आकर करते थे और उत्तराखंड की जो जमीनें हैं वो कहीं ना कहीं बाहर के लोग खरीदते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब देखिएगा कि जो कानून बनाया गया है ये सशक्त बनाया गया है, यानी कि इसमें कहा जा सकता है कि अब बाहर के लोग उत्तराखंड के अंदर जमीन नहीं खरीद पाएंगे, यानी कि खरीद भी पाएंगे तो सिर्फ उतनी ही खरीद पाएंगे कि जितना उनको जरूरत है, उससे ज्यादा कि वो खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें देखिएगा कि डेमोक्रेसी पर भी कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो भू कानून लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफी है वो चेंज की कोशिश में रोकथाम जरूर लग सकेगी। इसके अलावा सीएम धामी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि भू कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। जी धनराज, अन्य प्रदेशों के जो लोगों के लिए उत्तराखंड में जमीन खरीदने की निर्धारित प्रक्रिया क्या होगी और इसके क्या मानक तय किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो मानक है वो कहीं ना कहीं तय किए जाएंगे, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं उत्तराखंड के अंदर जो कृषि भूमि है उसको अब नहीं खरीद पाएंगे, या हालांकि वो रहने के लिए थोड़ी जमीन जरूर खरीद सकते हैं। 100 से 200 गज का प्रावधान रखा जाएगा, लेकिन वह देखिएगा जो भूमि कृषि के लिए बड़ी तादाद में लोग खरीदते थे वो अब नहीं खरीद पाएंगे। और इसी तरीके से देखिएगा कि आवासीय हो, शिक्षा हो, अस्पताल हो, होटल, उद्योग जैसी जरूरतों के लिए भी अन्य प्रदेशों के लोगों को निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना होगा और उसके बाद ही वो उत्तराखंड में तय मानकों के अनुसार ही जमीन उनको मिल पाएगी। जी धनराज, क्या नए भू कानून के तहत किसी विशेष संगठन या लोगों को छूट दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो देखा जाए तो अभी ऐसी कोई छूट की बात इसमें नहीं की गई है, लेकिन भू कानून अभी लागू किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें किस तरह के प्रावधान रहते हैं और किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा और किन लोगों को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उत्तराखंड के अंदर तो उनको अब जमीन खरीदना कहीं ना कहीं तेजी खीर होगी, और लेकिन वहीं उत्तराखंड वासियों को इसका कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा। जी धनराज, अगर भू कानून का कोई उल्लंघन करता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और इसके क्या प्रावधान किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो भू कानून का उल्लंघन करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है, क्योंकि आप देखिएगा कि ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं पहले भी कार्रवाई की गई है कि जो जमीन खरीद लेते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं। ऐसी जमीनों को जिसका उपयोग नहीं करते, यानी कि जिस जमीन को आपने जिस काम के लिए खरीदी है उस पर वही काम किया जाना चाहिए, यदि अन्य काम किया जाता है तो उसको कहीं ना कहीं सरकार अपने में नियत करेगी। इसी तरीके से कई जमीनें अभी उत्तराखंड के अंदर इस तरह की जो थी कि लोगों ने जमीन तो खरीदी लेकिन उस पर जो कार्य के लिए वो जमीन खरीदी गई थी उस पर वो कार्य नहीं किया गया, बल्कि उस जमीन पर अन्य कार्य किए गए हैं। ऐसी जमीनों को कहने से सरकार ने अपनी नीति करने की कार्रवाई भी की है। और अब देखिएगा कि आगे भी इसी तरह का यदि कोई इसका भू कानून का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। धनराज गर्ग देहरादून से हमें अपडेट कर रहे थे।
बता दें कि उत्तराखंड में राज्यपाल की मंजूरी से अब सशक्त भू कानून लागू कर दिया गया है और इसकी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद एक्स पर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इस कानून का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इसके लिए एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया जाएगा और अब प्रदेश के बाहर के जो लोग हैं वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर जमीन जो है वो नहीं खरीद पाएंगे। चलिए आगे बढ़ चलेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 1 मई से प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई थी। ये भविष्यवाणी सही साबित हुई और शुक्रवार की सुबह से विकास नगर क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग सुबह अपने काम पर जाने के लिए जब घर से बाहर निकले तो उन्हें छाता लेकर घर से बाहर निकलना पड़ा। पर्यटक नगरी रानीखेत में बारिश और ओलावृष्टि के बाद पर्यटन नगरी रानीखेत का मौसम अचानक से बदल गया। तापमान नीचे गिरने से ठंडक बढ़ गई। मई महीने की पहली तारीख को मौसम ने अचानक पलटी मारी है। यहाँ एक और लोगों ने स्वेटर छोड़कर खाली कमीज में आ गए थे। वहीं शाम 4 बजते ही नगर क्षेत्र में बारिश के साथ तेज ओलावृष्टि हुई और लोगों को गर्म कपड़े निकालने को मजबूर होना पड़ा। छत व बगीचों पर चारों ओर ओले ही नजर आने लगे। लगातार 15 मिनट तक ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है। मौसम में ठंडक बढ़ गई है। कृषकों की फसल व बागवानी में फलदार वृक्षों के लिए ये ओलावृष्टि नुकसानदायक रही। विकासनगर क्षेत्र हरवटपुर में 3 फर्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों दूध की डेयरी पर पहुंचे और छापेमारी की आड़ में डेयरी संचालक मनोज कुमार से 20,000 रुपए मांगे। शक होने पर डेयरी संचालक मनोज कुमार ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को फोन किया, जिसके बाद तीनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। तीनों आरोपी हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब के बताए जा रहे हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष ने बताया कि चारधाम यात्रा में लगे खाने के स्टॉल पर चेकिंग अभियान चल रहे हैं। क्षेत्रीय अधिकारी संजय तिवारी का फोन आने पर पता चला कि क्षेत्र में फर्जी खाद्य टीम बनाकर घूम रही है और लोगों से अवैध रूप से पैसे मांग रहे हैं, जबकि ये उगाही का खेल पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में चल रहा था। हरवटपुर में तो हमारी दुकान पे 1 बजे पहुँचे। 1 बजे पहुंचने के बाद प्रोस्पेक्टर बता के हमारी दुकान पे चेक करा सारा माल, क्या ख़राब है क्या सही है। ये चेक करने के बाद देखा गया कि माल सारा सही है। बाद में उन्होंने कहा कि आपकी दुकान पे पानी पूनी बहुत है, आपका पानी का क्या हिसाब है, पानी कैसे यूज करते हो। तो हमने कहा भाई सप्लाई आती है वही यूज़ करते हैं। इन्होंने झूठा मूठा इल्ज़ाम लगा के हमारे पे 50,000 का फाइन कर दिया। आप अगर कोर्ट से करोगे तो 50,000 रुपये आपको कोर्ट से देना पड़ेंगे, अगर आप कैश में करोगे तो 20,000 रुपये हम यहीं के निपटा देंगे। तो हमें थोड़ा सा वहाँ डाउट लगा, क्योंकि सर तो हर बार ही आते हैं, निरंतर सर हैं पुलिस स्टर, हर साल ही आते हैं। इनकी वजह से हमने इन्हें कुछ पैसा देने की उम्मीद नहीं रखी। इसके बाद भी हमने थोड़ा सा डाउट लगते हुए थोड़ा जो आंटी थी थोड़ा सा टेंशन में आ गई, इसलिए हमने कुछ नहीं कहेंगे। हमने उसे 2,000 रुपये दिए उस टाइम। मगर 2,000 ले लो सर, अगली बार से हम मतलब कोई साफ सफाई पूरा रखेंगे। माल तो हमारा पहले भी एमएन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं माल पे। माल इन्होंने भी चेक करा, 2 दवाई डाल के पूरा का था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 3500 रुपये लेने के बाद उधर निकल गए, चौधरी डेयरी पे आए। इन्होंने कहा कि हमें देहरादून से सर का कॉल आता है, तो सीधा हम पाल डेयरी पे आए। मैंने इनसे पूछा भी आप और कहाँ गए, कहाँ से आ रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि हमारे पे लिस्ट ऊपर से आती है ना, सर का कॉल आता है इसलिए हम आते हैं यहाँ पे, तो आपका ही नाम है पाल डेयरी का। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, चेक कर लो। हमने उनसे चेक करने के लिए कुछ नहीं मना करा, सारा माल चेक करवाया, सारा माल ओके था। चारधाम यात्रा को लेकर क्या इन्होंने बताया? इन्होंने कहा चारों धाम यात्रा की वजह से सरकार की तरफ से ऑर्डर हैं, जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं उनके आदेश थे कि हर जगह जाके माल चेक करो। कितने की ठगी का? हाँ जी, कितना बैलेंस लिया आपने? बैलेंस इन्होंने कुल मिला के 3500 रुपये लिया हमसे। किस तरह का डाउट हुआ, किस तरह का डाउट हमें ऐसा हुआ कि हमने से आईडी कार्ड मांगा। पहले बात जो आते हैं सर यहाँ के कोई पैसा का मोलदान नहीं होता, रिश्वत का मतलब काम ही नहीं, रिश्वत का तो काम ही नहीं होता ना हर बार। इन्होंने इस बार पैसे मांगे, वहाँ डाउट हुआ। दूसरी बात जो उनके काम करने का तरीका था वो डाउट था, अलग था। तो हमने उस टाइम इसलिए नहीं इन्हें कुछ कहा कि क्या बता नई टीम हो, लड़के अलग अलग आते हैं, क्या बता बाहर हैं। मुझे लग नहीं रहा था कि लोकल लड़के हैं देहरादून के, बाहर की लैंग्वेज लग रही थी। मैं उसे बताता हूँ ये रहे पोटा के, लेकिन मुझे लगता नहीं कि पोटा के हैं, कि लैंग्वेज से थोड़ा सा अलग से लग रहा था, इसलिए हम थोड़ा डाउट नहीं करा। लेकिन डाउट हमें इतना हुआ था कि ये और कहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी देखते हैं किस तरीके से बात करते हैं। तो ये अमित डेयरी पे भी गए थे। अमित डेयरी पे जब गए थे तो वहाँ इनसे बातचीत हो रही थी, तो जो उनके साथ ड्राइवर था
मैंने उससे बुलाया कि सर आप कहाँ से आए, तो मैंने आवाज़ मार के मैं बाहर से ज़ोर आवाज़ लगाई तो तीनों डर गए, बाहर निकल आए। तो मुझे वहाँ भी डाउट हुआ, तो मैंने वहाँ से जब बुलाया इनके जो साथ में उससे मैंने पूछताछ करी तो थोड़ा उसकी बात करने में थोड़ा सा बहुत मतलब ऐसा गंदा सी लैंग्वेज हुई मुझे वहाँ और डाउट हुआ। इस बार दिलीप बेकरी में भी गए, सामने जस्ट हरपोड़ा रोड में दिल्ली बेकरी, वहाँ गए तो मैं इंतज़ार करता रहा जब तक मैं पार्लरी से गाड़ी लेने गया, जब तक ये चले गए। इसके बाद मुझे पता नहीं कहाँ गए, मैं स्टैंड में गया, वहाँ से जाके इनका नंबर निकाला ड्राइवर का कि ड्राइवर भाई कहाँ हो। इन्होंने कहा कि मैं हमें जुस्सा वाले में खड़ा हूँ। हमें संपर्क साधा फिर आपने? इनसे पेट्रोल पंप के बगल में गोलू है, थोड़ा खाने खुने का हमें पराठे बनाता है, तो जो ड्राइवर है ना वहीं खड़े होते हैं। हमारी जो जनपद स्तरीय टीम है यहाँ पे 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है हरबटपुर में, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वहाँ पर हमारी पूरी टीम जनपद स्तर देहरादून की आई थी सुबह प्रातः, और हम लोगों ने प्रातः जो है यहाँ पे जो स्टॉल लगा खाने का उसकी क्वालिटी चेक की और उनको रेट लिस्ट हमने देखा है और उनको रेट लिस्ट रखने के लिए हमने निर्देश दिए थे। और जब हम लोग ये सब कार्रवाई करने के बाद हम लोग अभी दिन में वापस जा रहे थे तो हमारे वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो संजय तिवारी जी हैं उनको व्यापारियों की तरफ से फ़ोन आया कि जो है कोई संदिग्ध व्यक्ति अपने को फूड सेफ्टी ऑफिसर कह रहा है और उनसे अनयूजुअल डिमांड करके जो है कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है। तो इन्होंने तत्काल कहा कि आप उनको पकड़ के रखो, हम जो है वापस आ रहे हैं। हम जैसे ही जा रहे थे हम तुरंत वापस आ गए। पूर्व में ऐसी घटनाएं घटी है यहाँ पे? पूर्व में अभी यहाँ विकास नगर में तो पहली घटना है, देहरादून में ऐसा हुआ है कि मामला आया है मुझसे पूर्व जब मैं आना उससे पूर्व हुआ है और उनके विरुद्ध हमारे वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो नगर निगम है उन्होंने कार्रवाई की है उनके विरुद्ध। सर कौन लोग हैं और कहाँ के? ये अभी जो पता चला है ये हिमाचल के सिमरौर जिले के हैं और अपने को मेडिकल का छात्र बता रहा है। ये तो पुलिस जो क्वारी करेगी तो पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है। और इनसे अभी एक बैग भी बरामद हुआ है और बैग में देखेंगे क्या क्या सामग्री है। तो पूरा गिरोह है, कोई पूरे प्रदेश में इस तरह से काम कर रहा हो? क्योंकि सैंपलिंग के वो भी ये तो जब जांच करेंगे पुलिस उसके बाद पता चलेगा कि इसमें क्या है, ये कहाँ किया। अभी क्वारी कर। हल्द्वानी से रामनगर आ रही एक प्राइवेट यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर गैबुआ के समीप पलटकर सड़क से एक खेत में जा गिरी। घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार के बाद आसपास के लोगों ने बस में सवार लोगों को बाहर निकाला। दुर्घटना में 3 घायलों का रामनगर के सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है, जबकि 4 यात्री मामूली रूप से घायल हुए थे। मेरा नाम राकेश वर्मा। वो अपना आप ही पता नहीं उधर से हम आ रहे थे हल्द्वानी से और अचानक पुलिया पे पता नहीं ऐसा कौन सा झोंका सा ऐसा हवा का झोंका लगा कि गाड़ी एकदम से उधर खेत में भाग गई, एकदम से खेत में भाग गई। और गाड़ी के अंदर भी भाई साहब हम तीन हम हो गए। मैं कंडक्टर, ये ड्राइवर साहब बेचारे, वो हमारे तीसरे ड्राइवर साहब थे बेचारी, एक लेडी 2 लेडीजें थी और 3 आदमी थे, बस इसके अलावा और कोई नहीं। न 7 जने थे। हाँ 7 जने थे। हाँ बस 3 जनों का हमारा ये एक मैं कंडक्टर के, ये ड्राइवर साहब के, फिर जो तीसरे नंबर के ड्राइवर साहब हैं उनके लगी है। अभी हम भी हल्द्वानी से रामनगर को जा रहे थे, हमने देखा साइड में गाड़ी गिरी हुई है, कुछ लोग घायल थे जिन्हें रामनगर संयुक्त चिकित्सालय भेज दिया गया है यहाँ से। और कोई ज़्यादा बड़ी घटना नहीं है, कोई गाड़ी के शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण गाड़ी साइड में गड्ढे में गिर गई खेत में आके। चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।